क्रिसमस पर गरीब बहन के घर आई दो अमीर बहन। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। बाजार में बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं जहां क्रिसमस का सामान मिल रहा होता है। किसी के पास सेंटा क्लॉज के खिलौने होते हैं तो किसी पर क्रिसमस ट्री रखे होते हैं। कई सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ बाजार में क्रिसमस ट्री बनाने का सामान खरीद रहे होते हैं। उसी समय बाजार में आना एक झोला टांग कर फटे हुए स्वेटर को पहन के कपकपाते हुए सब्जी लेने पहुंचती है। भाई साहब, ये पालक कैसे दिया है? 80 रुपए किलो है, बोलो कितना करूं? इतना महंगा? हे भगवान, आप लोगों ने तो सब्जी को आसमान पर चढ़ा रखा है। अरे मैडम, मच मच मत करो, मुझे और भी कस्टमर देखने हैं, लेना हो तो बोलो। अब क्या करूं, ले ही लेती हूँ, और कोई चारा भी तो नहीं है, सारी सब्जियां महंगी ही हैं। आना जितने पैसे होते हैं उतने में पालक खरीद लेती है, जिसके बाद वो बाजार में बच्चों को नए खिलौने क्रिसमस का सामान खरीदते हुए देखती है। ओह, कितनी ठंडी ठंडी सरसरी हवा चल रही है। ओह, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। काश मेरे पास थोड़े से पैसे ज्यादा होते तो अपने बच्चों के लिए क्रिसमस का सामान लेकर जाती। लेकिन अफसोस, हेनरी जी का काम धंधा चल ही नहीं रहा है। आना घर जाती है जहां वो दूर से अपने बच्चों को अपने मोहल्ले के अमीर बच्चों से बात करते हुए देखती है। अपना सेंटा क्लॉज मुझे भी दिखाओ, ये तुम्हारा क्रिसमस ट्री तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया? हमें भी दिखाओ, हमें भी खेलने दो अपने खिलौनों से। क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलौने नहीं दिलाए? अभी क्रिसमस आने वाला है। मेरे मम्मी पापा ने देखा मुझे सेंटा क्लॉज का मास्क, क्रिसमस ट्री, ये सब, और पता है मेरे लिए कपड़े भी लेकर आए हैं। अभी मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं है, जब आएंगे ना तो वो हमें दिला देंगे। अरे अरे बस कर, जाने तो झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम्हारे घर पर तो क्रिसमस की पार्टी भी नहीं होने वाली। एक काम करना, तुम दोनों हमारे घर पर आ जाना, लेकिन दूर खड़े खड़े रहकर देखना कैसे क्रिसमस की पार्टी होती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो यहाँ ठंड में? हाँ चलो अपने घर पर चलो। ओह, बहुत ठंड हो रही है। चलो एडम, अमासा, तुम भी घर में चलो। आना अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाती है, जहाँ उसकी टूटी हुई छत से ठंडी ठंडी हवाएं सरसराते हुए अंदर आती हैं। ओह माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, देखो ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छी, अच्छी। ओहो एडम, तुम्हें तो कोल्ड हो गया है, ऐसे छींक रहे हो जैसे कोई लड़की छींक रही हो। अरे ये क्या एडम, तुम्हें तो सर्दी जुकाम लग गया। चलो यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं अभी चूल्हा जलाऊंगी ना तो उसकी गर्माहट तुम्हें लगेगी। आना के घर में गैस नहीं थी, जिसके चलते वो चूल्हा जलाकर रोटियां पकाती है। रोटियां बनाते बनाते उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। एक टाइम ऐसा था जब मैं अपने परिवार में सबकी लाडली थी और इतनी ज्यादा घमंडी। तुम्हें पता है एडम और अमासा, मेरी बहन तो मुझे घमंडी घमंडी कहकर चिढ़ाया करती थी। मैं भी ऐसी थी, उनकी एक नहीं सुनती थी। हमेशा कहती थी कि एक बहुत अमीर परिवार में मेरी शादी होगी और मैं तुम्हें अपने पास भी भटकने नहीं दूंगी। माँ, क्या हम लोग पैदाइशी गरीब हैं? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। दरअसल तुम्हारे पिताजी को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था, तब से हमें ये गरीबी सहन करनी पड़ रही है। तुम्हारी दोनों मौसियाँ तो बहुत अमीर हैं। क्या इस बार भी हम लोग क्रिसमस नहीं बनाएंगे? क्योंकि ना तो हमारे पास सेंटा क्लॉज वाले कपड़े हैं और ना ही क्रिसमस ट्री है। अभी क्रिसमस आने में तो काफी समय है। मैं उससे पहले ही तुम्हें एक पेड़ उगा दूंगी, जिसे मैं क्रिसमस ट्री की तरह सजाऊंगी। ये सुनकर एडम और अमासा खुश हो जाते हैं। पालक का सूप बनाकर रोटी के साथ आना अपने दोनों बच्चों को पिलाकर सुला देती है। उनके सोते ही उनके पिता काम पर से आते हैं। लगता है दोनों बच्चे सो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने खाना खा लिया था? हाँ जी, खाना तो खिला दिया है, लेकिन इन्हें क्रिसमस बनाना है और हमारे पास क्रिसमस को बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। आजकल बहुत काम मंदा चल रहा है, अब तो मैं क्या ही बताऊं, मालिक पैसे भी तो नहीं दे रहा। ये मजबूरियां कब खत्म होंगी? ये देखिए, ये फटा हुआ कंबल, इस कंबल में बच्चों को बहुत ठंड लगती होगी। ऊपर से ये टूटी हुई छत, देखो
कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अंदर बच्चे सो तो रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी कपकपा रहे हैं। ये इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है मुझसे देखी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने बच्चों की हालत नहीं देख सकता। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जैसे ही पैसे आएंगे तो सबसे पहले इस छत की मरम्मत करवाऊंगा। हेनरी आना से खाना लेकर खाकर सो जाता है। रात को आना अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाकर सोने चली जाती है। रात भर दोनों पति पत्नी भी ठंड में कपकपाते रह जाते हैं। ऐसे ही सर्दी में 1-2 दिन बाद अचानक से एडम और अमासा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास इनको दवाई पिलाने तक के पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? आना बहुत दुखी हो जाती है। उसने कुछ दिनों से अपने बच्चों को क्रिसमस ट्री पर गिफ्ट और नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे, लेकिन अपने बच्चों की तबीयत देखकर वो उन पैसों से उन्हें दवाई दिला देती है। ये दवाई खाकर तुम दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ। आना अपने दोनों बच्चों को दवाई देकर उनकी हालत ठीक कर लेती है। उसके बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है। अब आना के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसके चलते वो अपने बच्चों के लिए ना तो नए कपड़े लाकर दे पाती है और ना ही उनके लिए क्रिसमस ट्री सजा पाती है। माँ, हमारे यहाँ पर क्रिसमस की पार्टी नहीं होगी क्या? हमारे सभी दोस्तों के घर पर पार्टी हो रही है। आप भी इस पेड़ को क्रिसमस ट्री की तरह सजा दो। इस बार आना की हिम्मत टूट जाती है और वो अपनी गरीबी के चलते रोने लगती है। तभी उसकी दोनों अमीर बहनें उसके घर के बाहर बड़ी सी कार से बाहर उतरती हैं और उन्होंने बड़े बड़े लंबे गर्म कोट पहने होते हैं। वो अपनी बहन से कहती हैं, आना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो हमें भूल ही गई थी। अरे इतने सालों से कहाँ गायब थी? तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। अपनी दोनों बहनों को देखकर आना एक तरफ खुश तो बहुत होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो उनसे पूछती है, तुम दोनों को मेरा घर कैसे मिला? तुम दोनों यहाँ तक कैसे आ पाई? हुआ ये कि हमारे जीजा काम ढूंढते हुए हमारे पति की कंपनी में ही पहुंच गए, जहाँ मेरी नजर उनके ऊपर पड़ी। उन्हें देखते ही मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा। फिर उन्होंने हमें तुम्हारी पूरी परेशानियों के बारे में बताया और ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। मुझे माफ करना बहन। शादी से पहले मैं तुम्हें कितना कुछ कहा करती थी कि मैं बहुत अमीर परिवार में रहूंगी। तुम तो गरीब हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। बहुत कुछ कहा मैंने तुम्हें, और जब किस्मत ने मेरा साथ इतना बड़ा खेल खेला तो मैं तुम लोगों से मदद मांगने के लायक ही नहीं बची। हम तुम्हारी बहनें हैं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमें तुम्हारी बातों का बुरा भी लगेगा? अरे एक बार बोलती तो सही। तुम्हारी बहनें तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख देती। चलो ये सब छोड़ो, मैरी क्रिसमस। और देखो हम बच्चों के लिए कितने सारे तोहफे, नए कपड़े और क्रिसमस ट्री को सजाने का सामान भी लेकर आए हैं। चलो मिलकर इस पेड़ को सजाते हैं। मैरी के कहने पर आना कलोई दोनों उसकी मदद करवाकर क्रिसमस ट्री और घर को सजा देते हैं। जिसके बाद एडम और अमासा कहते हैं, माँ, अब हम अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं। वो भी हमें अपने क्रिसमस की पार्टी पर बुलाते हैं, अपने गिफ्ट दिखाते हैं। हम भी उन्हें अपने नए कपड़े और गिफ्ट दिखाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाकर बुला लो अपने दोस्तों को। आना के एक बार कहते ही वो दोनों अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करके अपने घर पर बुला लेते हैं, जहाँ पहली बार एडम और अमासा दोनों क्रिसमस की पार्टी पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस बार उनके घर पर बहुत प्यारी पार्टी होती है। Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. सभी पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद दोनों अमीर बहनें अपनी गरीब बहन की बहुत मदद करती हैं, उसके घर की मरम्मत करवाती हैं और उसके पति को एक अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा देती हैं। धीरे धीरे आना की परेशानियां दूर होने लगती हैं और अब वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी सी रोटी दो ना। बच्चों बस 5 मिनट, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी लगाती हूँ।
शीतल जल्दी से चूल्हे पर रोटियां सेकती है और तिरपाल के अंदर ले जाकर अपने सास ससुर, बच्चों और पति को रोटी और साथ में सूखी लाल मिर्च देती है। क्या माँ, आज भी रोटी के साथ ये लाल मिर्च है? रोज रोज नमक लाल मिर्च खा के मेरे मुंह में तो छाले हो गए हैं। हाँ माँ, मेरे मुंह में भी छाले हो गई है। मुझे ये नहीं खाना है, मुझे सब्जी ला कर दो। बच्चों, ऐसी हालत में हमें ये 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब हो रही है, यही काफी है। हम गरीबों के नसीब में सब्जी खाना तो मानो ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढना। नहीं नहीं, हम रोटी के साथ सब्जी ही खाएंगे, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चों, ऐसे जिद नहीं करते। देखो, तुम्हारे दादाजी भी मिर्ची के साथ रोटी खा रहे हैं, है ना? पता है, मिर्ची के साथ रोटी खाने से हम लोग ताकतवर बनते हैं। सच्ची दादाजी? हाँ बच्चों, चलो अब जल्दी से रोटी खा लो। देखते हैं आज दादा जल्दी रोटी खाता है या उसके पोता पोती। अपने दादा मोहन की बात सुन मोहन के पोता पोती बबलू और पिंकी मिर्च के साथ रोटी खा लेते हैं। ये सब देख शीतल की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन शीतल अपने आंसू अपने बच्चों से छुपा लेती है। चलिए बाबूजी, अगर देरी हो गई तो वो कचरा सेठ फिर से चिल्लाएगा और पैसे देने में आनाकानी करेगा। आपने सारा प्लास्टिक तो इकट्ठा कर लिया ना? हाँ बेटा, सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है। काश आज सेठ थोड़े ज्यादा पैसे दे दे तो मैं बच्चों के लिए दाल ले आऊंगा। कम से कम सब्जी नहीं तो दाल रोटी खाकर ही बच्चे अपना पेट भर लेंगे। इतना कहकर मोहन और अनुराग अपना अपना प्लास्टिक का थैला उठाते हैं और सेठ कचरा लाल को जमा किया हुआ प्लास्टिक बेचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शीतल और शीतल की सास सविता भी कूड़ेदान को साफ करने लगती है। शीतल और उसका पूरा परिवार कूड़ेदान में बनी एक पाइपलाइन के पास तिरपाल लगाकर रहता था। पूरे परिवार में गरीब का ऐसा माहौल छाया हुआ था कि इनके पास रहने को एक किराए का घर भी नहीं होता है और पूरे परिवार को कचरे के अंदर बदबू के साथ तिरपाल डालकर रहना पड़ता है। आछू, आछू। अरे शीतल बहू, क्या हुआ? कल से देख रही हूँ तू छींके जा रही है, कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? माँ जी, आप तो जानती हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, जिसके चलते सर्दी भी बढ़ गई है। हमारा तिरपाल भी जगह जगह से फट रहा है। रात को सोने के समय ठंडी ठंडी हवाएं तिरपाल के अंदर आती हैं। मेरा शरीर तो ठंडी हवाओं के मारे कपकपा उठता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है बहू। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग एक नया तिरपाल खरीद सकें। न जाने इस बार की सर्दी में हम लोग कैसे रहेंगे। मुझे तो खुद से ज्यादा बबलू और पिंकी की फिक्र होती है। ऐसे ही दिन से रात होती है और सारा परिवार रूखा सूखा खाकर फटे हुए तिरपाल के अंदर कपकपाते हुए सो जाता है। लेकिन तिरपाल के अंदर आ रही ठंडी हवा से मानो सबका शरीर कुल्फी की तरह जम जाता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और नींद भी नहीं आ रही है। हाँ माँ, कुछ करो ना, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चों के शरीर तो बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। अपने बच्चों को ठंड में कपकपाते हुए देख शीतल का कलेजा मानो फट सा जाता है और शीतल जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से अपने दोनों बच्चों को ढक लेती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है, जिसकी वजह से जैसे तैसे पूरी परिवार की ठंड में कपकपाते हुए रात गुजर जाती है। कल तो सोना दुश्वार हो गया था, मेरी तो पूरी रात कपकपाते हुए गुजरी है। बेटा, ऐसी सर्दी में लोगों का सहारा सिर्फ हीटर और कंबल होता है। हीटर तो हम गरीबों की किस्मत में है ही नहीं, लेकिन कंबल भी नामुमकिन से कम नहीं। अगर हम लोगों के पास एक भी कंबल होता तो हम लोगों को ऐसे कपकपाते हुए रात नहीं गुजारनी पड़ती। पिताजी, दिन में 50 रुपए की कमाई बड़ा मुश्किल से हो पाती है, तो हम लोग हजारों रुपए का कंबल कहाँ से लेकर आएंगे? अब तो ऐसे ही हम लोगों को सर्द भरी रातें गुजारनी पड़ेंगी। बढ़ते दिनों के साथ ठंड का मौसम भी बढ़ता ही जा रहा था। शुरुआत में तो सिर्फ ठंडी हवाएं और ओस थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई थी। मुझे तो लगता है ये ठंड का मौसम मेरे लिए आखिरी मौसम होगा। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। शीतल बहू, हम सभी लोग ठंड से कपकपा रहे हैं और बच्चे इतनी आराम से कैसे सो रहे हैं। बबलू, पिंकी, अरे उठो, बच्चे उठ क्यों नहीं रहे हैं? ना बबलू, पिंकी, उठो ना। माँ जी देखिए ना, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं?
लगता है ठंड की वजह से बच्चे बेहोश हो गए हैं। बहू, सविता जल्दी से बच्चों के हाथ पैर रगड़ो। अगर इन्हें गर्माहट नहीं मिली तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। शीतल और उसकी सास रात भर दोनों बच्चों के हाथ पैरों की मालिश करती हैं, जिससे उनके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। सुबह होने के साथ साथ दोनों बच्चों को होश तो आ जाता है, लेकिन ठंड के मारे अभी भी उनका शरीर कपकपा रहा होता है। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने बच्चों और आप सबको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। हम कब तक इस कचरे के ढेर में रहेंगे और ऐसी जिंदगी जिएंगे? हमें कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा। इस ठंड से अब हमें कंबल ही बचा सकता है। हमें काम करके अपने परिवार के लिए कंबल लाना होगा। लेकिन शीतल, हम लोगों को कौन काम देगा और हम क्या ही काम कर लेंगे? इस जन्म में कंबल लाना तो मेरे लिए नामुमकिन है। कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन मैं कंबल ला कर ही रहूंगी। मैं अब ऐसी अपनी और आप सबकी जिंदगी नहीं गुजरने दूंगी। सारा परिवार जानता था कि शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है, जिसकी वजह से अब सभी लोग काम की तलाश में निकल जाते हैं। जहां अनुराग को बोरे उठाने का काम मिलता है, वहीं मोहन जूते पॉलिश का काम करता है। सविता और शीतल भी कचरा चुनने के साथ साथ ढाबों में लोगों के झूठे बर्तन धोती हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाती हैं। ये क्या शीतल, हम 6 लोगों के लिए सिर्फ 3 रोटी? मैं जानती हूँ हम सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ हमें बचत भी करनी होगी, तभी हम लोग एक नया कंबल ला पाएंगे। इस 3 रोटी को ही हम लोग आधा आधा करके खाएंगे और अपने पेट को मारकर अपने जीवन को बचाएंगे। शीतल की बात सुनकर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग रोज आधी आधी रोटी खाकर ही अपना पेट का गुजारा करते हैं। वहीं ठंड के मौसम में कपकपाते हुए और गिर रही बर्फ के साथ सभी लोग मेहनत करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है और सभी लोग इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि अब वो लोग एक नया कंबल खरीद लेते हैं। माँ, ये नया कंबल कितना ज्यादा मुलायम और गर्म है ना। इसे ओढ़ने के बाद तो मेरे फटे कपड़ों के अंदर से हवा भी आर पार नहीं हो रही है। अब नए कंबल को तो ओढ़कर रात में आराम से सोऊंगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ बच्चों, लेकिन ये सब सिर्फ शीतल बहू के कारण हो पाया है। अगर वो हम सब लोगों को प्रोत्साहित नहीं करती तो हम लोगों में इतनी हिम्मत आती ही नहीं कि हम लोग मेहनत कर इस सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद पाते। पिताजी, ऐसा मत कहिए, ये सब तो हम सब की मेहनत के बाद ही मुमकिन हो पाया है। अगर हम सभी लोग मिलकर मेहनत नहीं करते तो शायद ये नया कंबल हम कचरे के बीच रहने वाले लोगों के नसीब में ही नहीं होता। लेकिन अब हम लोगों को और मेहनत करनी है और जैसे हम लोग अपने लिए कंबल लेकर आए हैं, वैसे ही हम लोगों को अपने रहने का इंतजाम करना होगा। हम कब तक इस कचरे के अंदर ही रहेंगे? अब सारा परिवार और कड़ी मेहनत करता है और कुछ ही महीनों के अंदर ही एक किराए का घर ले लेता है, जिसके बाद अब सारा परिवार उस कचरे के ढेर से निकलकर एक साफ सुथरे घर में रहता है और अब ठंड के मौसम में किसी को भी कपकपाते हुए अपनी रात गुजारनी नहीं पड़ती है। सभी लोग आराम से कंबल ओढ़कर अपने दिन गुजारते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। अपनी हिम्मत और मेहनत से एक गरीब से गरीब इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है।